हाँ दोस्तों, इसका जो हमारा जो रह गया था क्वेश्चन 60 की बात, ये 61 से इसका स्टार्ट है। इसमें हमें मैचिंग करनी है 61 में जिला परिषद। जिला परिषद हमारा क्या होता है दोस्तों, जिसमें मुख्य जिला न्यायाधीश होता है। तो ए का तो फोर्थ ऑप्शन होगा। और जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का हमारा क्या होता है, वो गांव का होता है। और वार्ड समिति क्या होता है, वो नगर पालिकाएं होती हैं। और निगम जो होता है वो महापौर होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अनियमित मजदूर यानी श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यानी 62 में क्या रखा है, निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री हो, घरेलू सहायिकाएं हो, या राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक हो। तो दोस्तों जो इनरेगुलर है, जो मजदूर है श्रमिक, उसकी शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से जो आपको एग्जाम्पल देना है वो कौन कौन सा हो सकता है। तो ये आपका हो दोस्तों निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री जो इरेगुलर है, और घरेलू सेविका है। तो ये आपका है। बैंक में क्या है, वो परमानेंट मजदूर होता है, यानी परमानेंट श्रमिक होता है, लेबर होता है, यानी कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार। 63 में क्या रखा है, खेतीहर मजदूर ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल श्रमिक होते हैं। खेती में अनेक प्रकार के काम होते हैं, और खेत खेत तैयार करना, रुपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें कह रहा है, जो हमारा ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, या आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। तो दोस्तों खेती और मजदूर क्या होता है, सीजनल होता है उनका काम, ये तो फैक्ट है। और खेतों में अनेक प्रकार के काम होते हैं, ठीक है। तैयार करना, जैसे खेत को, रुपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई, ये दोनों ही सही है हमारे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 64, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि हमें जो चयन करना है इसके अंदर, विका विकलांगता अधिनियम, जो विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है, और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। और बी में क्या रखा है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में पृथककृत अलग रख करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो 64 है, वो ए सही है या बी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। इसका ए ऑप्शन आएगा, यानी कि फर्स्ट। ये ए सही है, बी इसका, क्योंकि किसी भी जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड जो होते हैं उसको हम अलग नहीं रह सकते, क्योंकि जो एजुकेशन होता है वो इंक्लूसिव होता है, यानी समावेशी शिक्षा होती है, जिसको सबका समान विकास किया जाता है, सबके साथ बैठा करके, उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 65, हिंदू अधिनियम धारा 2005 में संभव किया है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, और पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो ए और बी दोनों सही हैं, या ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत या बी सही है। इसमें जो आएगा ऑप्शन दोस्तों हमारा थर्ड आएगा, ए सही है, बी गलत है। क्योंकि हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और यह अधिनियम पुरुषों की उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार प्रदान नहीं करता है। इन्होंने कहा कि करता है, ठीक है। 2005 से पहले यह कानून आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लागू हुआ था। केरल में 1975 में ही संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। समझ पाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, नए 100 रुपये के नोट जारी करना, और आरंभिक स्कूलों या विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था को लागू करने का निर्माण। और डी दे रखा है, किसानों को बिजली या विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय।
ए और सी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या ए डी सही है? इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड, सी और डी, ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि इसमें आरंभिक स्कूल और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन लागू कराने का निर्णय जो होता है, किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत सेंट्रल यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझ पाए? अगला जो क्वेश्चन है 67, क्या रखा है, यदि यदि एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए माना कर दिया जाएगा कर दिया जाता है तो उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा फोर्थ आएगा, जीवन का अधिकार, जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के। क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में भारतीय नागरिकों को जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, और उसके अंतर्गत भारतीय नागरिक को कानून द्वारा जितनी भी निर्मित प्रोसेस हैं यानी प्रक्रियाएं, उनके अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्र का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 68, किस मामले में मुकदमे में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार सर्वोच्च संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी सम्मिलित है? तो इसमें क्या रखा है, एम सी मेहता बेनाम भारतीय संघ ने, सुभाष कुमार बेनाम बिहार राज्य में, समिति बेनाम, हमारा थर्ड है समिति मेहता बेनाम भारतीय संघ, और यमुना फ्लड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा या मामला। तो दोस्तों इसमें जो आएगा हमारा 68 का सेकंड आएगा, सुभाष कुमार बेनाम बिहार राज्य। इसके अंतर्गत ये है कि सुभाष कुमार बेनाम बिहार राज्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु पानी का अधिकार भी आता है। इसमें ध्यान रखना, यह केस 1991 में आया था। अगला जो क्वेश्चन है 69, कह रहा है कक्षा में सामाजिक न्याय की प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। तो कह रखा है छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान अनुच्छेद 17 में होता है, या आरक्षण नीति या न्यायिक समीक्षा। अब इसमें बोला ए सही है सिर्फ, या बी सही है, या ए बी सही है, या बी सी सही है? इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों थर्ड आएगा, ए और बी, ये दोनों सही हैं इसके, क्योंकि इसमें ये कह रखा है कि जो सामाजिक न्याय का प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षण में शिक्षक को संविधान अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 के तहत आरक्षण नीति का उदाहरण देना चाहिए, और ये दोनों समाज के लिए समानता स्थापित करने में कार्य करते हैं और समाज को संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 70, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहे लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब और निर्धन है। गरीब और निर्धनता, संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट आएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है। इसमें इसलिए है क्योंकि गरीब और संसाधनों का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है। असमानता देश में द्वेष की भावना को प्रबल करती है, और विकासशील देशों में असमानता अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 71, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों वक्तव्यों ए और बी को पढ़िए। पाठ्याचार्य में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करना महिलाओं के संदर्भों प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र है। पाठ्याचार्य भी हमारा पाठ्याचार्य में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। ए सही है, बी सही है,
ए बी दोनों सही है, या ना तो ए है और ना बी। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों सेकंड आएगा हमारा, बी सही है। क्योंकि इसमें क्या रखा है, जेंडर जो परिप्रेक्ष्य को यानी पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल कर दिया जाता है। और ये इनके जो मुद्दे होते हैं, स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, जो बालकों को जेंडर परिप्रेक्ष्य की अवधारणा की समझ को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट सही है। अगला है हमारा 72, चुनाव में मतदान के समय महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक है? तो देश जिनसे चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, या नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा थर्ड आएगा, जिसमें क्या रखा है, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण डिसीजन लेना, यानी अपने दिमाग का विवेक का इस्तेमाल करना। इसमें यह रखा है कि यह विषय मतदाताओं के लिए एक ऐसे विचार का निर्माण करेगा जो सार्वजनिक भलाई से संबंधित हो। ठीक है, अगला जो है हमारा 73, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति को के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है, और वो कौन सी विधि है या विधियाँ अपनाई जा सकती है? निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, या कुछ अध्ययन वृत्तों यानी कि स्टडी पर चर्चा करना। तो ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, ए सी डी सही है, या बी सी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों सेकंड आएगा, बी सी डी सही है। परियोजना भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भ्रमण करा सकते हैं, और केस स्टडी के लिए कुछ चर्चा वर्चा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि छानबीन करना है तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप जा करके सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अगला हमारा 74 क्वेश्चन है, जो क्या रखा है, वर्ष 1975 में 1977 के बीच भारत में आपातकालीन की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। तो यह उदाहरण जो दे रखा है निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझने में उपयुक्त है? सामाजिक विज्ञापन, दूसरा है अभिवेचन यानी कि सेंसरशिप, तीसरा है भेदभाव यानी लोकतंत्र के नुकसान। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा 74 का सेकंड आएगा, अभिवेचन यानी सेंसरशिप। क्योंकि इसमें क्या रखा है, जो हमारा सेंसरशिप है, ये कथनों और चित्रों जो संदेशों का अन्य सूचनाओं को व्यक्तियों के बीच फैलने से रोकने के लिए उन्हें बलपूर्वक मतलब रोकता है, यानी कि ज़्यादा गलत फहमी में कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए। इसीलिए सेंसरशिप को आने वाली संस्था जो यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट को कंट्रोल में करके रखती है अपने पास। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? उन तरीकों और संसाधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, समाज में हाशाई हशियाई समूहों के साथ सहानुभूति, या औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसे था? ए और बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, या ए बी सी सही है। इसमें क्या आएगा दोस्तों आपका बी और सी आएगा, सेकंड ऑप्शन। समाज में हशियाई समूह के साथ सहानुभूति होनी चाहिए, और औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसे था, ये चीज़ें पता रहनी चाहिए, तभी भीमराव अम्बेडकर जी के उस पे सिद्धांतों पर हम आगे उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तभी बालकों के अंदर समाजीकरण की आवश्यकता यानी समाजीकरण की जो सेंस है यानी कि ज्ञान की वृद्धि होगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। पहले में क्या रखा है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना। बी है साफ
साफ पीने के पानी की उपलब्धता को चर्चा करवाना। और बी हमारा साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना। सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना। डी दे रखा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। अब इसमें क्या रखा है, ए और सी सही है, या दूसरे में क्या रखा है ए बी डी सही है, तीसरे में क्या रहा ए सी डी सही है, और चौथे में क्या रहा ए बी सी डी सही है। इसमें दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही है। इसके जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर सरकार की भूमिका निभानी है तो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्या रखा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों को चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है। पहला क्या रखा है ए मुद्दों पर चर्चा, बी पे दे रखा है यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल, तीसरे में क्या रखा है शिक्षक का मत। इसमें ये क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की केस स्टडी में बच्चों की चिंतन प्रक्रिया के दृष्टिकोण समालोचनात्मक प्रोत्साहन हेतु क्या क्या करना चाहिए। मुद्दों पर चर्चा, ऑडियो विजुअल या शिक्षक का मत। ए बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, या तीनों ही सही हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए और बी सही है, यानी ऑडियो विजुअल और साथ में मुद्दों पर चर्चा कराना। 78 हमारा जो क्वेश्चन है, भारत में मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा। लीप वर्ष का, परिक्रमण का, घूर्ण का, या प्रदीप्त वृत्त का। इसमें जो दोस्तों आएगा ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा परिक्रमण का। मौसमों से संबंधित जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाना है उसमें ये होता है कि वो जो पढ़ा रही है उसका कॉन्सेप्ट जो जोड़ना चाहती है वो परिक्रमण से को ही अवश्य मतलब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौसम के साथ क्या है पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पे घूर्णन करती है और साथ साथ सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। और इस पृथ्वी की यही जो परिक्रमा है इसको मामा अर्थ यानी कि क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं। और ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के अंतर्गत धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता होती है अलग अलग, और दिन और रात बड़ा छोटा होने और ऋतु यानी सीजनल चेंज होने की चांसेस होते हैं। ठीक है। अगला जो हमारा है 79 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्द में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल गलत है। और शिक्षक द्वारा कही गई बातों को जो कहते हुए वर्णित करना, ये भी गलत है। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, पहले तो आप क्वेश्चन देख लेना, ए बी सही है, या ए बी सी सही है, सी डी सही है, या बी सी डी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट आएगा ए और बी ओनली, क्योंकि हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तर्क के साथ भी साक्ष्य को प्रमाण करते हैं। क्योंकि इसमें क्या रखा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में दिए गए जो तर्क होते हैं वो साक्ष्य के साथ सोर्स होने चाहिए आपके पास, और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और समालोचनात्मकता यानी कि तर्क वितर्क के साथ उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने विचार और सुझावों पर कायम रह सके। कोई भी चीज़ हो तो जब उसका हम तर्क वितर्क जो भी चीज़ है चिंतन करेंगे तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे, इवोल्यूशन कर पाएंगे, कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, और विजुअलाइजेशन यानी स्पष्टीकरण कर सकते हैं उसका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 80 क्या रखा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है। तो प्रश्नोत्तरी यानी क्विज का आयोजन करवाना, जिसमें सभी विद्यार्थी के लिए उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स होते हैं, विद्यार्थियों को नियमित रूप से पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में वाद विवाद आयोजित कराने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय में उपलब्ध करवाना, बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ए बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, या सी डी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों
ओनली सी और डी सही है, क्योंकि कोई भी जो हमारा जो सामान्य ज्ञान के विषय में उपलब्ध जो बच्चों को हम समाचार पत्र पढ़ने और उस विषय वस्तु में सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और जितनी भी एक्टिविटी होती है वो यानी कि उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स के हिसाब से उसका चिंतन को बढ़ावा देते हैं। और इससे क्या होता है, चिंतन जब होता है तो हमारी यानी विवेक यानी विवेचना चिंतन, जिसे विवेक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे विवेचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। और ऐसी क्षमता क्या होती है जो इसमें वस्तुनिष्ठ तरीके से हम सूचनाओं और अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 81, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति है? स्थायी सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना। कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा में साफ सफाई करने के लिए कहना। और स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना। इसका दोस्तों पहला ही ऑप्शन आएगा। तभी लोगों को दिखेगा कि सफाई कर्मचारी में यानी जो गंदा होता है उसको संबोधित जो किया गया है, तभी स्टूडेंट या को पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आई चुनौती के साझा करने के लिए कक्षा में आमंत्रण दे सकते हैं, और इस प्रकार बालक अपने डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से समस्या को अवगत होकर के समाधान को खोज सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 82, इसमें क्या रखा है? सामाजिक विज्ञान एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारी पूर्ण कार्यवाही होगी? तो इसमें दे रखा है, समझाएं कि हमें के इस लेख के लेखक पर ध्यान न देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि इस नीति से संबंधित है। लेखक का नाम लिए बिना इस लेख में उदाहरण का प्रयोग कक्षा में करें जिसमें किसी भी प्रकार के विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। इसके बदले हम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा। फोर्थ ऑप्शन है इसका, समझाएं कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों यही आएगा हमारा 4 ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है 83, कह रहे श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। पहला, ये आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। बी, एक अंतर संबंधित विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का कद्र करने की आवश्यकता होगी। सी, तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। तो ए भी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, या तीनों सही है? इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों तीनों ही सही है, क्योंकि श्रीमान राज ने जो प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझने में अंतर्गत सामाजिक विज्ञान द्वारा विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने की सामाजिक समायोजन के माध्यम से अलग अलग संस्कृतियों का आदर करने की और समसामयिक की आवश्यक वास्तविकताओं से परिचित कराने संबंधित विशेषताओं को बता सकता है। और इससे क्या है कि बालक सामाजिक विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न कर देगा, जिससे वो उसके लिए सहायक होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा
सामाजिक विज्ञान परियोजनाएं करते हुए निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है। कह रहा है समाचार पत्रिका पढ़ाना, एक फीचर फिल्म दिखाना, एक वृत्त चित्र दिखाना, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण और परीक्षण कराना। ये हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप भ्रमण कराते हो बच्चा अपनी आंखों से देखता है, विजुअल आर्ट्स देखता है और रियल में अपनी लाइफ में उसको दिखता है, जिससे बालक में क्या है, अलग अलग मन में यानी सब उससे रिलेटेड प्रश्न भी उठते हैं और वो समझने की कोशिश भी करता है और माइंड डेवलपमेंट होता है, जिससे बच्चे का सामाजिकरण विकास भी बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न को क्रम से लगाइए। कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन यानी प्रोजेक्ट करना, आंकड़े एकत्र की योजना बनाना, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों की स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्रित करना और उनका प्रदर्शन करना। डी, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर वो परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ई, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्य का निर्माण करना। अब इसमें क्या रखा है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है इसका हमारा 85 का 2 होगा। पहले क्या होगा, रेगिस्तान के बारे में डिसीजन लेगी, फिर परियोजना बनाएगी, फिर उस परियोजना पर कार्य के उद्देश्य का निर्माण होगा, फिर आंकड़े एकत्रित करे जाएंगे, फिर जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना और आंकड़े एकत्रित करना, उनका प्रदर्शन करना, फिर ए होगा लास्ट में कक्षा में, फिर उसको लास्ट में प्रोजेक्ट में दिखाया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका। अगला जो क्वेश्चन हमारा 86 क्या रखा है, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकास किए जाने वाले आकलन विधि को प्रकृतिक में होना चाहिए, यानी अधिगम का आकलन, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम के लिए आकलन या रचनात्मक आकलन। इसका जो दोस्तों आएगा अधिगम का आकलन, पहला ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो विद्यालय के कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित की जाने वाली आकलन की विधि नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से अधिगम का आकलन होना चाहिए। क्योंकि अधिगम के आकलन में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया बच्चे को कितना सिखा सकते हैं हम, बच्चे के सीखे हुए ज्ञान को यानी उसकी जो बच्चे ने सीख रखा नॉलेज उसके अंदर को सृजित करते हैं। सृजित मतलब एक तरीके से उसके ज्ञान को मापते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मिलान हमें यानी मैचिंग करना है। अधिगम की जो चुनौती होती है वो हमारा निदानात्मक आकलन होता है, यानी ए का फोर्थ दोनों में, तो यानी कि ये ऑप्शन तो दोनों कट हो गए, ए और यानी फर्स्ट और थर्ड, बचा गया सेकंड और फोर्थ। इसमें यानी कि हमारा क्या होगा, और फिर हमारा बी का थर्ड यानी प्रवेश व्यवहार क्या होता है, स्थापन यानी प्लेसमेंट आकलन। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अधिगम की चुनौतियाँ क्या होती हैं। निदानात्मक व्यवहार ये होता है, और प्रमाणीकरण क्या होता है, योगात्मक आकलन, और ये होता है अधिगम प्रगति रचनात्मक आकलन। समझ पाए? अगला जो हमारा 88, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। राज्य और तथा राज्य सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है, भारत गणतंत्र कब बना, क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो। ए और बी, ए बी डी, बी सी डी या ए बी सी। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 88 का ए और बी आएगा। क्योंकि जब हमारा अधिगमकर्ता के जो संकल्पनात्मक ज्ञान का संबंध सीखने वाले मस्तिष्क की संकल्पनाओं के निर्माण एवं विकास से होता है, जिसमें जो संकल्पनाएं दी गई होती हैं वो विभिन्न स्थितियों में अवलोकन का परिणाम होती हैं और जो हमें उन स्थितियों में निहित समानताओं को पहचानने की अनुमति देता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 89, जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकार के संप्रत्यों को समझ लिया। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने में सक्षम बना देता है।
बनाया गया। आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदारी बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करें? राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। प्रजातंत्र पर आपका क्या विचार है? प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियाँ होती हैं और यह सही या गलत है? तो उसका दोस्तों जो ऑप्शन आएगा 89 का सेकंड आएगा, राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना की जाए। इसमें ये हैगा कि जो जोया मैडम अब समझना चाहती हैं विद्यार्थी को समझना, क्योंकि विद्यार्थियों ने एक सरकार के विभिन्न प्रकार के संभ्रत्य को समझ तो लिया है, लेकिन बालकों ने राजतंत्र की तुलना में प्रजातंत्र से करने के लिए कह सकती हैं। इस प्रक्रिया से यानी इस प्रोसेस से क्या होगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान के स्तर को ज्ञात किया जा सकता है और उसके अधिगम को आकलन के लिए सहायता मिल सकती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 90 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक आकलन कार्य में छात्र को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा जाए। अब कह रहा है कि इस माध्यम के द्वारा से छात्र के ज्ञान और समझ के निम्नलिखित कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता। जल चक्र के 4 मुख्य चरण होते हैं। वर्षा संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार रूप बदलता रहता है, मीठे पानी का सोर्स। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फोर्थ आएगा। बाकी ये तीनों जल चक्र से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो हमारा एक आकलन जो कार्य के चित्र द्वारा कर सकते हैं वो भी समझ जाएगा। अगर हम मीठे पानी के सोर्स की बात करें तो उसमें आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल चक्र के माध्यम से केवल जल की जो प्रोसेस है चक्र नहीं यानी जो साइकिलिंग है उस प्रक्रिया को समझाया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और आप सबके लिए मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।